the refraction of light is due to the change, the refraction of light is refraction of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another. Change in the speed of light on going from one medium to another medium. Going from one medium to another medium. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो चेंज हो जाती है, और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है तो ही वो लाइट रेज जो है वो बेंड होने लगती है, और लाइट रेज की बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्यों? जैसे हमने कहा ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे एंटर करती है तो वो लाइट रेज जैसे जा रही है सीधी, वैसे सीधी ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो लाइट रे जो थोड़ा सा बेंड होती है, वो जो बेंडिंग है वो बेंडिंग इस वजह से होती है कि जैसे मान लीजिए एयर में लाइट रे ट्रैवल कर रही थी और एयर से फिर वो सीधा वाटर में एंटर कर गई या ग्लास में एंटर कर गई, तो उसकी जो स्पीड है वो एयर के कंपैरिजन में वाटर में या फिर ग्लास में थोड़ी कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, ठीक है, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आए कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है तो आप ये कहेंगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट का जो स्पीड चेंज होगी उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लिखेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसमें लिखेंगे मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट in which the speed of light is known as optically rarer medium. Is known as optically rarer medium. Is known as optically rarer medium. ठीक है, और सेकंड लिखेंगे, नेक्स्ट वन लिखेंगे मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट is less is known as optically denser medium. Is known as optically denser medium. तो अब आप देखिएगा कि जब भी हम ये कहते हैं कि किसी भी मीडियम में जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता हम ये कहेंगे रेयरेस्ट मीडियम हो गया, ये मतलब इससे ज़्यादा खुला। रेयर का मतलब होता है खुला, है ना। ऑप्टिकल फिजिक्स हम कर रहे हैं, ऑप्टिकल फिजिक्स मतलब जिसमें लेंसेज और मिरर्स की बात है। तो
तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऐसा मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट बिल्कुल खुल कर ट्रैवल करती है, बहुत अच्छी, जिसमें उसकी स्पीड होती है, उसको हम बोल देते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है, हम ये कहते हैं कि वैक्यूम जो है ना, उससे बढ़िया रेयर मीडियम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्यूम में किसी भी तरीके का रुकावट ही नहीं है। वैक्यूम का मतलब हम किसी तरह के गैस मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो खुल कर ट्रैवल करती है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वहीं हम ये कहते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट पानी के अंदर, आपने देखा होगा कई फिल्म्स में देखा होगा कि वो जो स्काई डाइविंग करते हैं, वो सॉरी स्काई डाइविंग कह रहा हूँ, जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं, वो क्या होता है कि पानी के नीचे जाते हैं, उनके सर पर एक हेलमेट होती है, हेलमेट में टॉर्च लगी रहती है, ताकि वो देखते रहें कि नीचे कोई रॉक तो नहीं है, कहीं उससे टकरा ना जाए। तो उसमें भी क्या होता है कि टॉर्च जो है पानी के थ्रू भी एयर जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, तभी तो पानी में भी रोशनी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी रोशनी जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी। लेकिन जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर में उसकी रेंज बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक जाती है लाइट रेंज, ठीक है। लेकिन पानी की बात करें या किसी और सॉलिड की, जैसे ग्लास के अंदर लाइट रे ट्रैवल करेगी तो उसके अंदर उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा जिसमें होती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली खुला मीडियम, मतलब रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली खुला हुआ मीडियम। और ऑप्टिकली बंधा हुआ मीडियम, पैक्ड मीडियम, वो क्या होता है, उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब नोट करिएगा इसी में स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्पीड ऑफ लाइट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है ना, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, जैसे हम किसी भी मैटर की बात करते हैं, तो मैटर होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब जैसे हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, ये कहेंगे यार तो बताया नहीं जा सकता, ये मतलब कौन सा स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, तो हम ये कहेंगे तो बताया नहीं जा सकता। तो हम ये कहते हैं कि ये भी सॉलिड की कैटेगरी में आती है, लाइट भी, ठीक है। अच्छा, इसकी भी 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये सॉलिड है, यानी कि ये पार्टिकल है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और एक थ्योरी कहती है कि नहीं ये वेव्स हैं, ठीक है। तो हम पार्टिकल थ्योरी को चलो मानकर चलते हैं, और दोनों ही थ्योरी सही है, दोनों ही थ्योरी सही प्रूव करी जा चुकी है। तो लाइट का ना डुअल नेचर होता है, इसको डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो जैसे हम कहते हैं कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, तो सॉलिड किससे मिलकर बना है, हम ये कहेंगे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इसी तरह से जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कहा जाता है फोटॉन्स, फोटॉन्स, ठीक है। तो वो जो फोटॉन्स होते हैं वो जब भी कभी हम ये कहेंगे कि उनको खुला खुला स्पेस मिलेगा, खुला हुआ स्पेस मिलेगा तो बड़ी आसानी से ट्रैवल कर जाएंगे, और जब कभी बंधा हुआ स्पेस यानी कि डेंसर मीडियम मिलेगा तो थोड़ा स्पीड उनकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी पार्टिकल है। हम अपने हाथों का एग्जांपल लें, हम एयर में ऐसे ऐसे हाथों को मूव करें, बड़ा आराम से मूव हो जाएंगे। वहीं हम पानी में मूव करेंगे तो 1, 2 बार 3 बार करने के बाद हमारे कंधों में, हाथों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो स्विमिंग करने में इसीलिए कहते हैं बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर दौड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा, 1 किलोमीटर स्विमिंग नहीं कर सकते आप 100 मीटर 200 मीटर में थक जाएंगे और बैठ जाएंगे कि भाई मैं सांस लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हम भी डेंसर मीडियम में उतना तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारी स्पीड घट जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये ऐसा होता है कि मतलब अलग अलग चीज़ों में, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नेचर ले लिया जाता है एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ मैं इसका वेव नेचर मानकर चलूँगा, यहाँ मैं इसका पार्टिकल नेचर मानकर चलूँगा। तो हर एक चीज़ का सिंगल नेचर ही होता है, लेकिन लाइट का वेव नेचर ऐसा होता है कि वेव भी ना हमेशा जब भी कभी कोई वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ होती है, तो इसकी भी वेवलेंथ कैलकुलेट करी जा सकती है। हर वेव की एनर्जी होती है, एनर्जी को ऐसे डिफाइन करा जाता है, एनर्जी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू h इंटू न्यू। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, पार्टिकल की कहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वेव कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती है। तो लाइट के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि ये ऑसिलेटिंग है। अब ये जो है डिटेल में आपको 12th में करेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए भी मैंने बताया भी नहीं है। हालांकि मैं आपको प्रिंटेड जो नोट्स दूँगा उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि लाइट का डुअल नेचर है, एक जगह वेव नेचर भी है और एक जगह पार्टिकल नेचर भी है, पर और पूछा नहीं जाता 10th क्लास में, इसलिए मैं ज़्यादा करा नहीं रहा, ठीक है। बस थोड़ा सा बेटा यही है कि जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में वेव्स जो है ना, वेव्स भी 2 तरह की होती है, पता होगा। एक तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, और एक होती है ट्रांसवर्स। इसमें ये कहा
कहा जाता है कि जो लाइट है उसका ना ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट वेव का। और ट्रांसवर्स नेचर ये होता है कि जब भी कभी लाइट वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो सीधी सीधी ट्रैवल नहीं करती, ऐसा ट्रैवल करेगी। ऐसे ट्रैवल करेगी तो इसको कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन से जोड़कर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम दूर से देख रहे हैं कि हमको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, तो स्टार्स एक जैसा बस जैसे बल्ब जल रहा हो बस ऐसे दिखाई दे जाएगा क्या, तो उन्हें कहीं ट्विंकलिंग दिखाई देती है। तो ट्विंकलिंग को यही बोला जाता है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से लाइट रे ट्रैवल करके आती है तो वो वेव की तरह मूव करती हुई आती है, सीधी नहीं आती, जिगजैग पाथ फॉलो करती है। तो इस वजह से वो लाइट रे, जैसे हमने टॉर्च ले रखी हो हाथ में और टॉर्च को हम ऐसे 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 हिलाने लगे, ठीक है, तो हमें टॉर्च की लाइट भी ऐसे ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी, तो वही चीज़ है। तो इसलिए कह दिया जाता है कि लाइट का वेव नेचर है। कई जगह पार्टिकल नेचर भी होता है, जैसे ये ट्यूबलाइट है। अब इस ट्यूबलाइट से आने वाली रे ये कोई मूव करती भी नहीं आ रही है ऐसे, तो ट्यूबलाइट जो है टिमटिमा नहीं रही है, ट्विंकल नहीं कर रही है स्टार्स की तरह। स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं क्योंकि उनको एक डिस्टेंस मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है तो वो अपना वेव लेंथ दिखा पा रही है, यानी कि वेव नेचर शो कर पा रही है। पूरा एक्चुअली चैप्टर है इसका एक ना। रेक्टिलिनियर मोशन नहीं हुआ। हाँ, ये रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सर फिर हम इसको- लाइट के मोशन को रेक्टिलिनियर कहते हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। हाँ, सर पर यहाँ पे तो वो इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक ही पोजीशन के आगे पीछे ट्रैवल करती हुई वो जा रही है, SHM बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल में इसमें बच जाइए अभी, क्योंकि 12th क्लास में एक ना चैप्टर है पूरा, डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली ये नाम नहीं है, नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन जो है वो वेव हो गई और मैटर जो है मैटर ये हो गया। जैसे हमने कहा कि लाइट को हम मैटर मानकर चलते हैं, पार्टिकल मानकर चलते हैं, तो उसका डुअल नेचर होता है। तो उसका पूरा एक चैप्टर है, उसमें बच जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये मानिए कि कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी पार्टिकल की तरह, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। मुकुंद और डब्बीश यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ओके, अब नोट करेंगे, इट हैज़ बीन फाउंड दैट first time when a ray of light goes it has been found that when a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, goes from a rarer medium to a goes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. When a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. Normal की तरफ झुक जाता है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बनाकर समझाऊँ। सेकंड देखिए, when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, when a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, goes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal.
कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक। उसी को डायग्रामेटिकली बनाकर समझाता हूँ। Case 1, refraction of light when it goes from a rarer medium to a denser medium. Heading डालेंगे case 1. When a ray of light goes from a rarer medium to a denser medium. Goes from a rarer medium to a denser medium, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाला। अब इसमें एक डायग्राम बनाइए। जब भी कभी हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो रिफ्रैक्शन हम ऐसे स्टडी करते हैं जैसे एक माचिस होती है ना, मैच बॉक्स, ठीक है। उस मैच बॉक्स को ये समझो कि वो तो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, ठीक है, या कागज़ का बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि एक मैच बॉक्स के साइज़ का ग्लास का टुकड़ा है, उसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो मैच बॉक्स कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप की, क्यूबॉइड की शेप की। तो इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का टुकड़ा है। हमने क्या करा, हमने एक लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करवा दी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी, सीधी नहीं, टेढ़ी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर इंसिडेंट रे टकरा रही है उस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो डॉटेड लाइन मैंने सीधी बनाई है ये परपेंडिकुलर है और इसका नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये हुए नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, ठीक है। और ये ऐसे दो कि रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जाती है, ऐसे सीधी चली जाती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो है इधर है एयर, इधर है एयर, और एयर से ये रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ये सीधी ना जाकर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। तो एयर तो रेयरर मीडियम है, खुला हुआ मीडियम है, उससे वो ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। तो ग्लास क्या सॉलिड है, बंधा हुआ मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे मूव करेगी। तो ये आर हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिखाई दे रहा है भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चों को बताइए, बिल्कुल नवनीश, यस सर, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हुआ। फर्स्ट केस के बाद में केस नंबर 2 देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। केस 2, रे ऑफ लाइट इक्वल नहीं होता है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में दोनों इक्वल नहीं होते। उसका भी लॉ बताऊंगा क्या है, फिलहाल नोट करें। अगर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम
रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट अगर जा रही है लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो करते हैं डेंसर मीडियम ग्लास। रे ऑफ लाइट ऐसे है। अब रे ऑफ लाइट ये समझिए कि ग्लास के अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लास में लाइट ऑन हो गई, ग्लास के अंदर कोई बल्ब रखा है, कोई टॉर्च रखा है, तो वो लाइट ऑन हो गई और उसमें से रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक। तो अगर ग्लास ही रहता, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एयर, तो रे ऑफ लाइट पहले एयर से ग्लास में आ रही थी, अब उल्टा हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो जहाँ पर रे ऑफ लाइट टकराएगी दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर मीडियम का चेंज ना होता, अगर ग्लास से ग्लास में ये रहता, मतलब ग्लास से एयर हो गया मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे जैसे आ रही है जैसे सीधे चली जाती, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये डेंसर से एयर में जा रही है, तो ये इस पाथ को फॉलो करने की बजाय थोड़ा दूर भागेगी ऐसे। ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ओरिजिनल पाथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ओरिजिनल पाथ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप ये देखिए कि अगर लाइट रे अगर मीडियम चेंज ना हो रहा होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे ही जाती, जो डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये ऐसे ही जाती। तो नॉर्मल हमने यहाँ बना रखी है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये जो लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे ही जाती सीधी की सीधी, ठीक। तो हम क्योंकि रेयर मीडियम में आ गए हैं तो ये नॉर्मल की तरफ ना जाकर ये नॉर्मल से दूर की तरफ चलेगी, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से उस तरफ या इस तरफ हो जाती है लाइट रे, ठीक है। तो ओरिजिनल पाथ से अगर नॉर्मल इस तरफ है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ ना मुड़कर नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। दैट्स इट। ये दो होते हैं केसेस, ठीक है। एक तीसरा केस भी देखिए। तीसरा केस लिखें, थर्ड केस है केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास लाइट। ये लिखिए केस 3। केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली on a glass slab. Case of light falling normally on a glass slab. कोई लाइट रे ऐसे नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली इस पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। तो भाई इस पर किसी तरीके की कोई बेंडिंग होगी ही नहीं, ये जैसे टकरा रही है वैसे आर पार निकल जाएगी। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जब लाइट रे का ना कुछ ऐसा होता है कि पहले वो एयर से आई, ग्लास में एंटर कर गई और ग्लास से फिर वापस एयर में चली गई, तो जब कोई चीज़
जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आई एयर से ग्लास में चली गई, तो ग्लास में जाते ही उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, वो ग्लास से वापस एयर में आ गई तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब है टू इमर्ज आउट ऑफ समथिंग। तो लाइट रे एयर से ग्लास में आई, ग्लास से इमर्ज आउट करके बाहर वापस एयर में आ गई, तो उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एयर, यहाँ लिख देंगे ग्लास, और यहाँ लिख देंगे फिर से एयर ग्लास एयर। इसके बाद हमारा एक स्पेशल केस देखेंगे, बस अभी 2 मिनट में आप आगे करवाते हैं।
एक केस 4 लिखिएगा। केस 4, द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। ये मिटा रहा हूँ इधर से। केस 4 इसमें लिखें द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एक चीज पूछनी हाँ जी। सर ये केस में जो लाइट थी वो ग्लास से एयर में गई और सर नॉर्मल से दूर क्यों नहीं गई वो अभी बता रहा हूँ। द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, air into glass and again into air and again into air। The case of light going from air into glass and again into air। तो हमें वो वाला केस देखना है जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है और ग्लास से फिर वापस एयर में आ जाती है, तो ऐसा केस देखें। अच्छा, एक बार जरा ये वाला केस देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल से दूर क्यों नहीं जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम ये देखते हैं लाइट रे अपना जो पाथ है वो पाथ मूव करेगी, वो पाथ मूव करेगी या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये इंसिडेंट रे है तो हमने कहा था रिफ्रैक्शन होता ही कब है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब जब लाइट रे टेढ़ी स्ट्राइक करेगी, एट एन एंगल स्ट्राइक करेगी। यहाँ तो ये एंगल ही नहीं बन रहा, यहाँ तो वो सीधे स्ट्राइक कर रही है। तो जब लाइट रे सीधे स्ट्राइक करेगी तो उस केस में कोई रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। उसकी बेसिक डेफिनेशन ही जो है वो ही फुलफिल नहीं होगी। रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि लाइट रे सीधी स्ट्राइक ना करके एट एन एंगल स्ट्राइक करती है। यहाँ भी एट एन एंगल है, यहाँ भी एट एन। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे ये बोला गया है, इसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे वही रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे वही इमर्जेंट रे, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी तरीके का कोई बेंडिंग है ही नहीं ये। चलिए जी, अब देखते हैं द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। ग्लास स्लैब वाला केस। हाँ, ग्लास स्लैब वाला ही केस है। तो इसमें ज़रा देखते हैं कि क्या होगा। अब लाइट रे है, लाइट रे पहले एयर से ग्लास में जा रही है और फिर ग्लास से वापस एयर में आ रही है, ठीक है, ऐसे। तो लाइट रे है तो ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद अगर रिफ्रैक्शन ना होता, मतलब चेंज ऑफ मीडियम ना होता, यहाँ पर क्या था एयर, यहाँ पर क्या है ग्लास, यहाँ पर फिर क्या है एयर। अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये लाइट रे ऐसे ही चली जाती। ये ऐसे ही चली जाती, लेकिन अब क्या होगा कि ये एयर से ग्लास में आ गई, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। नॉर्मल की तरफ झुक गया, ये बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा देखिएगा, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये
वापस से अब ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो ये जो लाइट रे है ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक और नॉर्मल बना लेंगे, नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रे बनाई यहाँ पर। तो जो एंगल ये है देखिए, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन पर जो हमने परपेंडिकुलर बनाया मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों की तो आपस में फिर पैरेलल हो जाएगी। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल जब पैरेलल है तो ये एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल आर ही कहलाएगा। क्यों? ऑल्टरनेटिव एंगल बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिएगा ये रे ऑफ लाइट अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही चली जाती सीधी, ऐसे आ रही है, ऐसे ही सीधी चली जाती, लेकिन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी ऐसे। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी ना ये उसी के पैरेलल हो गई, लास्ट में आके ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे की ही पैरेलल हो गई। इस वाली रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ओरिजिनल इंसिडेंट रे का जो पाथ था और जो इमर्जेंट रे का पाथ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। सर स्मॉल डी होता है नहीं, इसको ना स्मॉल डी तो ऐसे बनता है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा ग्रीक अल्फाबेट है ना। स्मॉल डी को भी थोड़ा सा घुमा दिया बस, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ इमर्जेंसी इक्वल टू बस वही लिखवा दूँ। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये रिफ्रैक्ट ये वाली रे इसके साथ जो एंगल बना दिया नॉर्मल के साथ, ये क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो ये पूरा एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे it has been found that the light emerges from a parallel sided glass slab emerges from a parallel sided it has been found that the light emerges from a parallel sided glass slab in one direction parallel with that direction parallel in a direction parallel with that in which it enters the glass slab. In which it enters the glass slab. तो ये चीज और फिर लिखें the perpendicular distance between the original path of incident ray सर इसका प्रूफ आ सकता है? इसका प्रूफ नहीं है। हाँ करवाया नहीं, आई से स्टडी कर। आई से क्यों नहीं कर, ऐसे तो दे ही रखा है लकीर में है और एनसीईआरटी कहीं तो करवा दूँ, ठीक है करवाया है, ठीक है।
ठीक है मैं करवा दूँगा, चाहे तो भेज देना मेरे को, भेज देना मैं समझा दूँगा। The perpendicular distance between the original path of incident ray perpendicular distance between the original path of incident ray between the original path of incident ray and the emergent ray and the आगे लिखो इसको and the emergent ray coming out of glass slab coming out of glass slab is called lateral displacement of the grating is called lateral displacement of the emergent ray of light. Angle I is equal to angle E. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ कन्वर्जेंस ये भी इक्वली होता है। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। अच्छा आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि परसों जो आपकी साइंस की क्लास है उसमें मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का टेस्ट ले सकता हूँ, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री। ठीक है।